नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के जोधपुर में देर रात झंडे लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा की आग विधायक के घर तक जा पहुंची है। बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर उपद्रवियों ने बाइक को आग लगा दी। इससे पहले सुबह भी दोबारा पथराव की खबरें सामने आई। पुलिस ने इससे निपटने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। यह हंगामा सोमवार रात यानी कि ईद की पूर्व संध्या से शुरू हुआ था। जालोरी गेट इलाका, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां ईद से एक रात पहले ईद का झंडा लगाया गया। ऐसा वहां बरसों से होता आया है। इसके साथ वहां एक लाउड स्पीकर भी लगा था। फिर वहां कुछ हिंदू संगठन के जुड़े लोग पहुंचते हैं और खींचकर झंडा उतार देते हैं। हिंदू संगठन कहते हैं कि उन्होंने वहां परशुराम जयंती के दिन भगवा झंडा लगाया था। इसके बाद से जो विवाद शुरू हुआ वो अभी तक लगातार जारी है। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने, और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए और दंगे को रोकने के लिए मेरी अपील है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन दंगे से समाज का, प्रदेश का और देश का बड़ा नुकसान होता है। और हमारे देश की संस्कृति रही, हम मिलके रहते हैं। और ईद के दिन ये त्योहार ऐसा है, गले मिलने का है, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे से बातचीत का है। इसलिए जो दंगा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूं और मेरी अपील है लोगों से कि दंगे से लोगों का फायदा नहीं होता है, समाज का नुकसान होता है, प्रदेश और देश का नुकसान होता है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में फूट डालो, राजनीति करो, इस तरह का माहौल है दोनों धर्मों में। देखिए, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने अगर कहा है तो ठीक कहा है, और हमने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ के हमने नेताओं के भाषण सुने हैं, जहाँ अंग्रेजों का ये था कि आपस में बांट दो, डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका जो सिद्धांत था वो आज भी है, और उस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। राजस्थान में शांति और अमन बनाए रखने की अपील करते हुए सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या ये केवल सहयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग है कि नववर्ष की यात्रा के समय करौली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो जाती है और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है। ये बार बार ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती है। करौली की हिंसा का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। छावड़ा दंगों का आरोपी अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में दिखता है। आए दिन कांग्रेस पार्टी जहांगीरपुरी से लेकर खरगोन तक हर दंगाई के पक्ष में खड़ी हो जाती है
और शायद इसी के चलते दंगाइयों के और असामाजिक तत्वों के हौसले पूर्ण तरीके से बुलंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि दंगा करने पर जब कार्रवाई होती है, जब बुलडोजर कानून का चलता है, तो दंगाइयों के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ सदैव रहता है। कि अब जो सांप्रदायिक तनाव और माहौल बिगड़ा है जोधपुर में, उसका ठीकरा अशोक गहलोत क्या फिर से केंद्र पर फोड़ने की कोशिश करेंगे? आज ईद का दिन है, मैं सबको ईद की मुबारकबाद देता हूं और जोधपुर के लोगों से भी अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए, सबको मिलजुल कर रहना है। ये देश सर्वधर्म संभाव का देश है और यहाँ पर हमारी जहाँ भी सरकार है, स्टेट में जहाँ हमारी गवर्नमेंट है, सब जगह लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। योगी जी ने तो बहुत बड़ी साजिश थी अयोध्या में, उसको फेल किया, कोई तनाव दंगा नहीं होने दिया। अशोक गहलोत जी को भी सीखना चाहिए कि योगी जी ने किस तरह कंट्रोल किया, एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया। तो कहीं भी जो दंगा फसाद है वो समाज के हित में नहीं है। देखिए, एक सन की साजिश है। इस सन की साजिश के ज़रिए हमारे देश के सौहार्द को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कार को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, वो कोशिश लगातार कुछ लोग कुछ इस तरह की साजिशी ताकतें करती रहती हैं। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। अनेकता में एकता की ताकत को कमज़ोर नहीं होने देना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो सरकारों में भी हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या कुछ और जगहों पे, उनकी दिक्कत ये है कि उनके लिए जो है वो सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोटों का सौदा बन गया है। संवैधानिक संकल्प का मसौदा नहीं है, और जब संवैधानिक संकल्प के मसौदे से हट करके सियासी वोटों के सौदे में सेकुलरिज्म बदल जाएगा तो इसी तरह की घटनाएं दिखाई पड़ेंगी। इसलिए जो भी गुनाहगार इस तरह की घटनाओं को कर रहा हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। को अच्छा दिन आएगा, झूठा अच्छा दिन नहीं, झूठा अच्छा दिन का बात नहीं है। हम चाहते हैं अच्छे दिन सच्चे दिन के साथ में ले आए, अच्छे दिन सबका साथ में ले आए, सबको एक साथ में रहना है, एक साथ में काम करना है। और कोई आदमी जाके आउटर बात करके आप लोगों को कम्युनिटी को टुकड़ा करने के लिए, हिंदू मुसलमान को टुकड़ा करने के लिए कभी मत सुनिए। हमको बहुत गाली देता है ये लोग, बहुत बड़ा बात करता है, आप उसको जुल्म कहते हैं, लेकिन आपको बात हम उसको नहीं सुनता है। ये जो कामयाबी, ये जो लड़ने का शक्ति, ये आप लोगों ने मेरे को दिया है। ये इंसान का शक्ति है, इंसाफ का शक्ति है, आमन का है, खुदा का है। इसी के लिए मैं कहना चाहूंगी, खुद ही को कर बुलंद दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे, बताते भी राजा क्या है। नहीं, बहुत अच्छी बात ममता जी कह रही हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो जब ये कह रही हैं तो उन पर भी ये लागू होता है, यानी उन पर नहीं लागू होता, ऐसा नहीं है। सब काम तो वही करा रही हैं, समाज में तनाव पैदा करना, धर्म के नाम पर बांट देना, धर्म के नाम पर वोट लेना। सिर्फ जब कोई त्यौहार ऐसा हो उसको भी धार्मिक आधार पर एक धर्म के लोगों के त्यौहार को रोक देना, एक धर्म के लोगों को मौका देना, ये सब काम तो उन्होंने किया है। बंगाल में ये तो उन्होंने मिसाल कायम की है इस बात की कि संप्रदाय को कैसे बांटा जाता है, इसमें तो वही माहिर है और वो हमें दर्श दे रही। कोई आइसोलेशन नहीं है। आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान है, शांति है। दुनिया के कई देशों से हम बेहतर हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है, खासकर बीजेपी रूलिंग स्टेट में कोई इस तरह की बात नहीं है। तो इस तरह की भाषा सही नहीं लगती जो ममता जी बोल रही। एक्चुअली राजस्थान की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है, उसकी वजह से कई असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं। और आप देखो कैला देवी करौली में जो घटना हुई वो बिल्कुल माफ़ करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे ब्रज की देवी हैं वो। वहाँ शादी के बाद जाते हैं, बच्चा पैदा होने पर जाते हैं, जात होती है, देवी जागरण कराते हैं। कुछ ही दिन पहले, उसके हफ्ते भर पहले हमारे यहाँ ये है कि
आगरा और ब्रज से कम 10 लाख लोग पैदल चल के जाते हैं। मैं स्वयं 2 बार 200 किलोमीटर पैदल गया हूँ, मेरी वाइफ 7 बार पैदल गई है। अगर उस समय यह घटना हो जाती तो बहुत ही हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है सही मायने में 3 दशक पहला जो भारत था वो ऐसा कहा जाता, लुटेरों का भारत, अंधविश्वासों का भारत, सपेरों का भारत, इस प्रकार की कल्पना उनकी, भ्रष्टाचारी भारत, हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और सही मायने में देखा है एक बटन दबाने के बाद में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में एक वैभवशाली भारत, एक उज्जवल भारत और एक बढ़ता हुआ भारत दिखाई देता है, जिसने देश में नहीं विदेश में भी अपनी स्थान बनाने का काम किया है। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक वत्स जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आदित्य त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनपी न्यूज पर। आलोक वत्स से शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, अभी तक तो यही सुनने में आ रहा था कि हनुमान जयंती पर देखिए इस तरह का उपद्रव हो गया, या फिर यूं कहें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान इस तरह का उपद्रव हो गया। अब तो ईद पर भी यही हाल है सर। पूरे देश में सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम और मजहबी विवाद यही नजर आ रहा है। देखिए, इस काम को कर कौन रहा है, इसके तह में जाना चाहिए। आज आपने देखा है जम्मू कश्मीर में भी पथराव फिर से चालू हुआ है। आपको खरगोन में भी पथराव हुआ, करौली में भी पथराव हुआ, और ये जालौर में जहां ये घटना घटी है, जालौरी के जो गेट है उसके पास जोधपुर में, वहां पर भी भगवा झंडा को उतार वहां पर जो स्वतंत्रता सेनानी के मुंह पर पट्टी लगाकर और उसके बाद वहां पर इस्लामिक झंडा को स्थापित करने का कोशिश किया गया, और लाउड स्पीकर जिस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट बहुमत से आ चुका है रूलिंग कि आप एक पर्टिकुलर डेसिबल के साथ ही बजा सकते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके से नहीं बजा सकते हैं। तो आप देखिए कि वहां पर लाउड स्पीकर टांगे हुए। उसके बाद पत्थरबाजी चालू हो गई, पुलिस वालों को भी और आम आदमी को भी पकड़ पकड़ के पीटना चालू कर दिया। तो ये कौन लोग हैं इसमें इन्वॉल्व? ये जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजी शुरू हुई और अब ये पूरे हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट हो गई है, हर जगह पत्थरबाजी। और जो कांग्रेस के शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी, कहावत है कि रोम जल रहा था, हीरो बंसी बजा रहा था, वो काठमांडू के पब में थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उनकी कोई भी सद्भावना नहीं है लोगों के साथ। अब इसमें कौन सा बीजेपी का हाथ है, कौन सा नरेंद्र मोदी का हाथ है, कौन सा गृह मंत्री का हाथ है? ये तो साक्षात कांग्रेस की सरकार है और ये उनका बिल्कुल कंप्लीट प्रशासनिक फेलियर दर्शाता है। इस तरीके का माहौल उनके यहाँ लगातार हो रहा है। करौली में हुआ, उसके बाद अब ये जोधपुर में स्टार्ट हो गया। ये लोग 60 वर्षों तक अपीजमेंट करते रहे एक पर्टिकुलर समुदाय का, आज फिर उसी को अपीज कर रहे हैं। क्यों नहीं उठा के बंद? और इनका एक पार्षद जो इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है, कोई मकबूल अहमद, वो भागा हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती है कि हम अगर हिंदू राज्य में, हिंदू राष्ट्र में, हिंदू लोग अगर अपना धार्मिक अक्षय तृतीया पर या हनुमान जयंती पर या छठ पूजा पर या दुर्गा पूजा पर अगर हम शांतिपूर्वक अपना नहीं निकाल सकते हैं, तो कौन सी देश में जाके इस काम को करें? अब तो उनके पास भी है ना सर ये बात कहने के लिए कि अब हम ईद नहीं यहाँ पर मना सकते हैं या अपने त्योहार हम नहीं मना सकते हैं, तो हम किसने कहाँ मना जाके किया मनाएं? आपको? नहीं, आपको ईद मनाने से किसने मना किया?
लेकिन आप पत्थर मुझे कहाँ से ये लाए तो जो आप बताएं पत्थर सर फेंकते कि हैं? लगातार दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी की और एक पक्ष बड़ा पीड़ित है, दोनों पक्षों की तरफ से हुई पल्लवी है। जी, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यह है कि मजहबी विवाद हमारे देश में इतने ज्यादा क्यों पैदा हो रहे हैं, ये नफरत की पल्लवी खाई जी, कौन पैदा कर रहा है? पल्लवी जी, पत्थर कहाँ से शुरू हुआ इसकी तहकीकात कर लिया जाए। झंडा किसने उतारने की कवायद की, इसकी ये, और ये मकबूल अहमद जो पार्षद है, इसका नाम क्यों भाग गया? इसी ने ये दंगा स्टार्ट करवाया वहां पे। इन चीजों को तहकीकात की जाए, खुद पता लग जाएगा कि कौन दोषी है। और आप स्वतंत्रता सेनानी के मुंह पे कपड़ा लपेट रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं। ये किसी हिंदू ने तो नहीं किया इस काम को। तो ये तमाम चीजें, इन लोगों को कोई विदेशी शक्तियां, कोई आपराधिक चरित्र की शक्तियां, कोई इस देश की सोशल फैब्रिक को तोड़ने की शक्तियां, ये सब मिलके इस काम को कर रहे हैं ताकि भारत, जो एक मजबूत भारत खड़ा है, आज भारत की पूरे विश्व में एक अलग पहचान बन गई है। हाँ। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का एक अलग कद बन गया है। उस सब को खत्म करने की कवायद हो रही है और कुछ नहीं है। ये समाज के वर्ग को तोड़ के, जोड़ के, दंगे करवा के, ये सारे लोग हिंदुस्तान को, जो आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, उसके कदम को रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, आदित्य त्रिपाठी जी, आपके राजस्थान में चल क्या रहा है सर? क्या राजस्थान संभल नहीं रहा? कानून व्यवस्था आप वहां पर नहीं संभाल पा रहे हैं, वजह क्या है? पहले तो मैं, आज ईद है तो ईद की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और अक्षय तृतीया। आदित्य जी, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। हम सीधी तस्वीरें अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। अशोक गहलोत ने जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, वो मीटिंग है, शुरू हो चुकी है। जोधपुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये इमरजेंसी मीटिंग अशोक गहलोत की तरफ से बुलाई गई है, जो कि इस समय शुरू हो गई है। आदित्य त्रिपाठी जी, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। अब आप अपनी बात जारी रखिए, बताइए। आदित्य जी बताइए, आप अपनी बात जारी रखिए। पल्लवी जी, हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए त्रिपाठी जी। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे जो दंगे भड़के हैं या जो दंगे हुए हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष से हुए हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष से, जिसने भी सामाजिक सौहार्द को, देश की अखंडता और एकता को बिगाड़ने का काम किया, उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ हमारी सरकार निश्चित तौर पे उनको ढूंढेगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला कोई भी असामाजिक तत्व हो, उसको हमारी सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया और आगे भी नहीं देगी। और रही बात राजस्थान में हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, तो आज आपने कहा कि पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि एक नफरत का माहौल है, नफरत परोसी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज एक ऐसी विचारधारा देश पर राज कर रही है जिसका काम ही यही है कि वो नफरत फैलाती है। आप बताइए, हिंदू और मुसलमान साथ खड़े हैं तो तकलीफ किसको होती है? कांग्रेस को कभी तकलीफ नहीं होती अगर हिंदू मुसलमान साथ खड़े होते हैं। तकलीफ होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होती है। वही चाहते हैं कि देश और समाज को बांटें और राज करें। बात राजनीतिक नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां सामाजिक नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, राज्य का नुकसान होता है। इसको समझना होगा। इसमें अगर कोई घायल होगा तो वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है। तो ऐसा जो भी कर रहा है, मेरा तो यही मानना है कि ऐसा जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए। अभी आप देख रही जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी लगातार मीटिंग ले रहे हैं और वहां पे उच्च अधिकारियों को भेजकर, इंटरनेट बंद कर पूरे मामले पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं, तो हमारा मानना यही है कि ऐसे असामाजिक लोगों को हम ढूंढेंगे और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। मैं आज फिर कह रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई हो, जो भी असामाजिक काम करेगा उसके खिलाफ राजस्थान की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।
करौली हिंसा का मामला तो अभी शांत हो नहीं पाया था सर, अब जोधपुर से और ऐसा मामला आ गया है। कौन सी कड़ी से कड़ी कार्रवाई? कानून व्यवस्था राजस्थान में किस कदर खराब हो चुकी है इसका अंदाजा आपको भी है, तो कौन सी कार्रवाई एक तो अशोक गहलोत कर रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था कैसी है, इसका जवाब कौन देगा? देखिए, एलआईयू के साथ साथ एलआईयू जो राज्य की इकाई होती है इंफॉर्मेशन देने की गवर्नमेंट को, उसके साथ साथ एक आईबी की भी इकाई होती है जो केंद्र सरकार को सारी घटना की सूचना देती है। अगर इंटेलिजेंस फेलुअर इसको कहा जा रहा है, ये दोनों का इंटेलिजेंस फेलुअर है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। ये इंटेलिजेंस फेलियर के दायरे में आया भी कैसे? ये सारी चीजें तो अचानक हो रही हैं। एक चौक है, वहां पर जाकर एक दूसरे धर्म के लोग अपना झंडा लगा देते हैं, उसके बाद हिंदू संगठन वहां पहुंच जाते हैं, उस झंडे को उतारने लगाने के पीछे पूरा विवाद हो जाता है। ये हो क्यों रहा है? आपको बात समझ में आ रही है सर कि सारी दिक्कत अब हमारी मानसिकता में हो गई है, हमें दिक्कत है एक दूसरे धर्म से। अब वही मैं कह रहा हूँ कि आज एक नफरत को परोसा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत को बांट रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जिनके लिए हिंदू और मुसलमान को खड़ा एक साथ देख पाना मुश्किल हो रहा है। वही लोग ऐसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और निश्चित तौर पे जिस तरह से आज ये माहौल है देश का, इससे देश को नुकसान हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे देश को नुकसान होता है, इससे राजनीतिक तो चल जाता है, लोगों की राजनीतिक रोटी सिक जाती है, लेकिन अगर इसका नुकसान कोई उठा रहा है तो हमारे देश का युवा नुकसान उठा रहा है, किसान नुकसान उठा रहा है, मजदूर नुकसान उठा रहा है। इससे कहीं और किसी का कोई हित नहीं है, केवल कुछ राजनीतिक लोगों का हित है, जिसके लिए वो लोगों को भड़काते हैं और ऐसे दंगे करवाते हैं। आलोक वत्स जी, क्या आप लोगों को भड़काकर ऐसे दंगे करवा रहे हैं? ये सारे दंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित हैं। बड़े आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 126 कश्मीर में पत्थरबाजी आ गया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजी करवाई। उसके बाद मस्जिद से भारतीय जनता पार्टी ने करवाई। करौली में बाइक रैली पर हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी। जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई मस्जिद से, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाई। आलोक जी थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ सर आपको, आपकी आवाज रिवर्स होकर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार फिर से आपकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आदित्य त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? जी पल्लवी, बताइए त्रिपाठी जी, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि मतलब जहां जहां हिंसा हो रही है या जहां जहां दंगे हो रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिए, तो राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है? राज्य सरकार की यही जिम्मेदारी बनती है कि जो भी दंगा करा रहा है, चाहे कोई भी हो, जो भी अराजक तत्व हो, उसको हम ढूंढेंगे, निकालेंगे और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि ऐसा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जब ये दंगा हुआ सर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर, तब आप लोग बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि केंद्र सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए था और इस तरह के जितने भी उपद्रवी हैं या असामाजिक तत्व हैं जिनका पहले से आपराधिक इतिहास है, उनको ऐसे मौके पर पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अब आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाए? जब आपको पता था कि ईद है, आपको पता था कि रामनवमी है, चलिए पहले जो हुआ वो तो अचानक हो गया, अब तो पूरी संभावना थी ना, तो जब आप दूसरों को ज्ञान देते हैं वो ज्ञान आप खुद क्यों नहीं अप्लाई कर लेते अपने ऊपर? जी, जोधपुर की आपको मैं बताता हूँ, रामनवमी का जब जुलूस निकला तो वहां के मुसलमानों ने फूल फेंका और ये अशोक गहलोत जी ने ट्वीट भी किया था। तो हमारा मानना है, हम तो चाहते हैं कि लोग जुड़ कर रहे हैं, हम ना लड़ाई करवाना चाहते हैं, ना हम दंगा भड़काना चाहते हैं। हमारे जो भी लोग हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा एक सामाजिक सौहार्द को मेंटेन करते हुए आपस में मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ असामाजिक लोग ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य है और आगे आप देखेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। आपने अभी एक बात बोली आदित्य जी कि जब रामनवमी का जुलूस जोधपुर में निकल रहा था तो मुस्लिम समाज के लोग फूल बरसा रहे थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आज जो दंगा हुआ या आज जो पूरा उपद्रव हुआ वो हिंदू समाज के द्वारा किया गया? मुसलमान तो साथ रहना चाहते हैं, हिंदू ही सारा उपद्रव फैलाना चाहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं इस समय? चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी लोग हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, क्योंकि उपद्रवी जो हो जाता है उसका कोई जात और धर्म से मतलब नहीं रह जाता है।
ऐसे असामाजिक लोगों को भड़काते हैं, और जिसने भी भड़काया है, चाहे वो हिंदू होगा चाहे वो मुसलमान होगा, उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम राजस्थान सरकार करेगी। चलिए ठीक है, चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आलोक वत्स जी, आपका रुख करेंगे। बताइए सर, आपके ऊपर ये सरासर आरोप लग रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच की ये खाई को बढ़ाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रही है। एक चीज मुझे बताइए पल्लवी जी, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं? उत्तराखंड में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारी सरकार है, हम तो वहां जो चाहे करवा सकते हैं आपके हिसाब से। ये सारी चीज एक, मैंने कहा ना, एक साजिश के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा, जिसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, ये हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम। अब आप बताइए, बीजेपी के विधायक की बाइक को आग लगा दी, ये किसी हिंदू ने जाके किया होगा? और आप फुटेज देखिए, इसमें ज्यादातर 80% लोग जो उपद्रव कर रहे हैं वो मुसलमानी टोपी लगाए हुए हैं। आप फुटेज में देखिए। और स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वहां पर जालौरी गेट पर मूर्ति स्थापित है, उनके मुंह पे ये जानकारी आप ही दे रहे हैं आलोक जी। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनके मुंह पर कपड़ा बांधा गया या उस मूर्ति का अपमान किया गया, झंडा हटाया गया है, ये बात सबको पता है, लेकिन ये आप नई जानकारी दे रहे हैं सर। मैं जो पल्लवी जी आपसे बात कह रहा हूँ, तो तहकीकात करवा लीजिए। गलत है तो आप मुझे बता मेरी दीजिएगा सरकार कि आपने नहीं है गलत क्या वहां किया। पर, केंद्र में मैं नहीं बैठी हूं सर। गहलोत सरकार सारी तहकीकात और जांच करवाएगी। अभी तक जो फुटेज सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें ऐसा कहीं नहीं है। ये तो और दंगा भड़काने वाली बातें हो रही हैं आलोक जी। राजपूत मैडम जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके मुंह पे कपड़ा लपेटा गया। मैं काली पोतने की बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़ा लपेटा गया। और आपके पास ऐसी कोई तस्वीरें हैं वत्स साहब? आपके पास ऐसी तस्वीरें या फुटेज हैं? क्योंकि हमारे पास अब तक तो नहीं है। माफ कीजिएगा, मेरे पास कोई फुटेज नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन क्यों? मेरे फिर पास आप ये बातें क्यों सटीक कह रहे जानकारी हैं? है। नहीं, ये सटीक जानकारी कैसे है आपको? आपके पास सर तस्वीरें नहीं है, कुछ नहीं है, और आप कह रहे हैं आपके पास सटीक जानकारी है। वहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि इस तरीके की वारदात हुई जिससे हिंसा भड़का। झंडा हटाने को लेकर ये हिंसा भड़की सर। मूर्ति का कोई अपमान नहीं हुआ। वहां स्वतंत्रता सेनानी की जो मूर्ति लगाई गई है, और जिस शौक की बात कर रहे हैं सर, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और हर साल वहां ऐसा होता है कि ईद के समय में वहां के लोग वहां झंडा लगाते हैं अपना। लेकिन इस बार दंगा भड़क गया, हिंदू संगठन ने वो झंडा उठाया क्योंकि पहले से वहां भगवा झंडा लहरा रहा था। हाँ, अब आप आई सही बात पर। मूर्ति के अपमान की कोई बात नहीं है। नहीं, भगवा झंडा को उतार कर और उस पर इस्लामिक झंडा लगाने की कवायद हो रही थी, और लाउड स्पीकर जो बाधित है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको वहां टांगा जा रहा था और टांग दिया गया था। ये सारी चीजें क्या दर्शाती है कि भीड़ उपद्रव करने को आमादा थी। अगर हमारा झंडा लगा हुआ है, आप क्यों उसको उतार रहे हैं भाई? आपको किसने अधिकार दिया उतारने का? आपका झंडा लगा होता, हम उतारते तो हम दोषी थे। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कहाँ हैं अभी? उनका कोई ऐसा पता ही नहीं है। और हमारे विधायक का बाइक जला दिया। वो क्या कोई हिंदू जाके अपने विधायक का बाइक जलाएगा? ये सारी चीजें क्या इंगित करती है कि वहां पर क्रिमिनल, ट्रेचरस, पत्री लोगों का जमावड़ा है, जो किसी अन्य चीजों द्वारा प्रेरित है। कोई अंतरराष्ट्रीय गिरोह के द्वारा ये प्रेरित है जो हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक को तोड़ा जाए, और उसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। तो आप जांच करवाइए सर। आपके पास इतनी सारी जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चल रहा है, टूल किट चल रहा है, तो आप और आपकी सरकार कर क्या रही है? ये तो फिर आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ सर कि इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ, और आप लोगों को कानों कान तक खबर नहीं और कोई कार्रवाई नहीं। पल्लवी जी,
लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। जब स्टेट फेल करती आप है, बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तब सेंट्रल साजिश प्रेसिडेंट है रूल देश लगाता के है। खिलाफ, आप एक टूल किट के बारे में बात कर रहे हैं, वो अब स्टेट का मैटर कैसे हुआ सर? अगर पूरे देश के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो वो स्टेट का मैटर कैसे हुआ? ये तो अब आपको देखना पड़ेगा, आपकी इंटेलिजेंस देखेगी कौन सी टूल किट काम कर रही है। ऑलरेडी इस पर कार्रवाई चल रही है बड़े जोर शोर से, और शीघ्र ही आपको उन नामों का भी खुलासा हो जाएगा जो पूरे देश में इस तरीके का साजिश करवाने पे लगे हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। उपाध्याय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, धन्यवाद पल्लवी, मिल रही है। सर, एक बात बताएं, पूरे देश में मजहबी विवाद छिड़े हुए हैं और क्या हम ये कह दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? क्या हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि देश में लोगों के बीच खाई बढ़ती जा रही है, हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश क्या करेगी? हम अपने लोग ही आपस में साजिश रच रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। देखिए पल्लवी, पहली बात तो होती है जब मेन मुद्दों से भटकाना होता है तो इस तरह की मजहब की राजनीति होती है, और एक तरफ से नहीं, वो दोनों तरफ से है। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, देखिए प्रश्न ये उठता है कि दंगा वहीं क्यों होता है जहाँ एक समुदाय बहुतायत में होता है या बहुसंख्यक होता है। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है और यथार्थ यही है पल्लवी। मैं मानता हूँ कि खाई बढ़ रही है, राजनीति हो रही है, सब पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति कर रही हैं और पॉलिटिकल पार्टियां धर्म और जाति की ही राजनीति कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबको सूट भी करता है। अगर मुद्दों की बात होगी तो एक उंगली उधर उठेगी तो दो उंगली अपनी तरफ उठाएंगी। डिलीवरी किसने कितनी की है, मुद्दों पर किसने कितना काम किया है, तो ये बहुत सारे विचारणीय प्रश्न हैं। तो राजनीतिक लोग हैं, इनको ये सूट करता है कि बजाय मुद्दों पर बात करने के हम जाति और धर्म पर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा जवाबदेही नहीं होगी। ये बात अलग है कि राज्य सरकार केंद्र के ऊपर टालेगी, केंद्र राज्य के ऊपर टालेगा, लेकिन ये एक बहुत चिंता का विषय है कि जो खाई है हिंदू और मुस्लिम के बीच की, ये डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है बहुत बड़े संकट की तरफ। एक प्रांत में या एक राज्य में नहीं है, ये पूरे देश में है, आप देखें, और बहुत तेजी के साथ एक्चुअल में जो दूरी है वो बढ़ी है। लेकिन यथार्थ भी नहीं नकारा जा सकता। ये भी यथार्थ है कि देखिए जहाँ हिंदू समाज बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ आराम से रह सकते हैं, लेकिन जहाँ दूसरा समुदाय बहुसंख्यक है वहाँ हिंदू समुदाय के लोग आसानी से रह नहीं सकते। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, आप अपनी बात जारी रखिए सर। अब तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो खाई है इसके पीछे बढ़ने का जो रीजन है वो राजनीति है, और राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कहीं ना कहीं जाति और धर्म पर इस तरह की राजनीति करते हैं। और अभी मैं आलोक जी को सुन रहा था, आलोक जी कह रहे थे भी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दंगे हुए। तो देखिए विचारणीय प्रश्न ये भी है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं भी कोई दंगा होता है या जान माल का नुकसान होता है तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि राज्य सरकार उसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती है। क्या कर रही थी वहां पर जो खुफिया एजेंसी, अगर इस तरह का माहौल वहां पर था और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी तो वहां क्यों नहीं सिक्योरिटी अरेंजमेंट फुलफिल हुए। दूसरा मैं जो बात कह रहा था कि देखिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज कि बहुत सारे हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम परिवार भी आसानी से और खूब आराम से रह सकता है, लेकिन जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं वहाँ हिंदू समाज का एक दो व्यक्ति आराम से नहीं रह सकता। जीता जागता उदाहरण कश्मीर का है। कश्मीर आपने देखा हो, कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से वहां से निकाला गया, क्या केंद्र, क्या राज्य, क्या न्याय व्यवस्था, कोई व्यवस्था न्याय दे पाई? नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति देश में होती रही है। आज अगर उस पर थोड़ा सा शिकंजा कसने की कोशिश की जाती है, मान लीजिए लाउड स्पीकर का मामला है भी वहां चल रहा है, तो वो कोर्ट का आदेश है कि भी नॉइज पॉल्यूशन होता है, वो कंट्रोल होना चाहिए। तो संविधान के दायरे में रहकर आपको काम करने होंगे और आपको ये आदत डालनी होगी कि भी हमें संविधान के दायरे में ही जो भी हमारा धर्म है या कर्म है वो उसी के दायरे में निपटाना है। ये नहीं है कि हम संविधान से परे हो जाएंगे, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो फिर संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व खतरे में आएगा।
सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश का पालन हो रहा है तो इसमें कहाँ किसको आपत्ति होनी चाहिए? मैं नहीं समझता हूँ किसी को आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उसको भी धर्म विषय से जोड़ कर देख लिया जाता है कि हम लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे भी? अगर मान लीजिए उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है और कोर्ट के आदेश हैं, तो एक विडम्बना कहूंगा मैं इसको, इस तरह की एक मेंटलिटी डेवलप हो गई है। हर बात को अब धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख लिया जाता है, हर चीज अब धर्म से जुड़ी हुई नजर आती है। आदित्य त्रिपाठी जी, ऐसा क्यों हो रहा है? लाउड स्पीकर वहां पर क्यों लगाए गए? इसमें राजनीति क्यों हो रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर, उसके बावजूद अब लाउड स्पीकर के मसले पर भी राजनीति हो रही है, ना सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में हो रही है। हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आदित्य जी, मुसलमान रह सकता है, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों के बीच एक हिंदू सही से नहीं रह पाता। तो मैं उनकी गलतफहमी दूर करते हुए बताऊं, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां बहुसंख्यक में मुस्लिम है और उसके बावजूद हिंदू सुख से रह रहा, आराम से रह रहा। तो ऐसी बातें मत करें जो देश और समाज हित में ना हो। और रही बात दूसरी की, आपने अभी पल्लवी जी पूछा कि राजनीतिक हो रही है, लाउड स्पीकर लोग लगा रहे थे, लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। तो देखिए, जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो उसके लिए परमिशन लेके लाउड स्पीकर लगाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई भी आप परमिशन लेके कार्यक्रम करते हैं तो आप लगा सकते हैं, चाहे वो तो हिंदू कल का जिस कार्यक्रम होता है चौक पर तो उन भी लोग लोगों ने लगाते लाउड हैं, स्पीकर चाहे वो लगाया, मुस्लिम एक का सेकंड कार्यक्रम त्रिपाठी होता जी है। सुनिए, कल जिस चौक पर उन्होंने अपने झंडे के साथ लाउड स्पीकर लगाया, परमिशन लेकर आए थे क्या वो? आपने पता किया कि किससे अनुमति ली गई थी वहां चौक पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए, या फिर जबरदस्ती छेड़ना है, चीजों को तूल देना है? पल्लवी जी, उसकी परमिशन थी, उस प्रोग्राम की पूरी परमिशन थी। वहाँ उस लोकल चौक पर अथॉरिटी लाउड जो है स्पीकर लगाने की परमिशन थी सर, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। लोकल आप बात अथॉरिटी कर से रहे हैं परमिशन ली एक गई थी, वहाँ स्वतंत्रता कार्यक्रम सेनानी की प्रतिमा लगी हुई है, वो जालोरी चौक है, और आप कह रहे हैं कि उस चौक पर लाउड स्पीकर और झंडा लगाने की परमिशन वो लेकर आए थे। चलिए झंडे को साइड में हटाइए, क्या वो लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन लेकर आए थे? वहाँ कार्यक्रम की परमिशन ली गई। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप गोल गोल जवाब दे रहे हैं मुझे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, वहां लाउड स्पीकर लगाने की क्या वो लोग परमिशन लेकर आए थे? एक चौक जहां स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई है, वहां पर लाउड स्पीकर लगाने की वो परमिशन लेकर आए थे? आप ये बताइए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो मूर्ति लगी है उस चौराहे पे लगा था, ना कि उनके आसपास लगा था। तो चौराहे पे तो लग ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि चौराहे पे ही नहीं लग सकता। परमिशन लेकर, चलिए मैं आपकी इस बात पर भी सहमत हो जाती हूँ, परमिशन लेकर आए थे या नहीं ये बताएं ना आप, और गलत जानकारी मत दीजिएगा। देखिए, लोकल अथॉरिटीज ने कहा कि परमिशन हुई थी, अब ये नहीं पता कि लाउड स्पीकर की परमिशन थी या नहीं थी। बताइए, और अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वो अनुमति लेकर आए हैं। नहीं, लोकल अथॉरिटी से परमिशन है वहां पे उस कार्यक्रम का। भ्रामक जानकारी हो जाती है सर ये, उसके बाद फिर यही दंगे भड़काने वाले काम होते हैं। मैं वही बार बार कह रही हूँ, बड़ा सोच समझकर इन मसलों पर हम बातचीत करें और जवाब दें। आप अपनी बात जारी रखिए, बताइए। पल्लवी जी, जी बताइए, वत्स साहब आप बोलिए। देखिए, आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक ने जो अभी बोला है उससे मैं 100% सहमत हूं कि जहां जहां ये बहुसंख्यक हैं वहां से अगर कोई हिंदू का काफिला गुजरता है उस पर पत्थरबाजी होती है। ये बता दें मेरे आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के कि पूरे देश में कहीं पर जहां पर मुसलमान भाइयों ने कोई जुलूस निकाला हो तो मंदिर से उन पर पत्थरबाजी हुई हो नहीं। ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे होता है जहां पे अल्पसंख्यक समाज बहुतायत में, और वो वहां से पत्थरबाजी या कुछ गोलीबारी या किस तरीके का उपद्रव करके हमारे संस्कृति को, हमारे भगवानों पर आहत करते हैं, अटैक करते हैं और हमारी भावनाओं को भड़काते हैं।
मैं बार बार आपकी क्लिपिंग देख रहा हूं, तो 80-85% मुस्लिम टोपी हुए लगाए हुए लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं और इनको कोई परमिशन नहीं है। लाउड स्पीकर का सार्वजनिक स्थल पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं दे सकता है, और अगर मिला भी था तो उसको एक पर्टिकुलर 10 डेसिमल से ऊपर नहीं बजा सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े भोंपू वहां लगाए जा रहे थे, आप खुद देखिए, उसमें 10 डेसिमल, उसमें तो 100 डेसिमल की स्पीड में बजेगा गाना या कोई भी चीज। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस ने पैदा की थी तो बीजेपी ने नकार दिया है। अपीजमेंट टू नन, सारा समाज, सारे लोग एक ही चश्मे से देखे जाएंगे, एक ही मापदंड पे तोले जाएंगे। उसमें इन लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि इनको कटोरी में चम्मच में खिलाया जा रहा था अभी तक, अब इनको खुद खाना पड़ेगा थाली से उठा के। एक आचार संहिता होगी, एक तरीके का कानून चलेगा। ये जो अपीजमेंट हो रही थी ना, और इनसे मैं बता दूं त्रिपाठी जी से कि हम दोहरी नजर से नहीं देखते हैं। तीन तलाक से महिलाओं को जो छुटकारा दिलाया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। कौन महिला चाहती है कि तीन बार 3 तलाक बोल के और उसके साथ अपना नाता तोड़ लो? कोई महिला नहीं इसको एक्सेप्ट करती है दिल से। और दूसरी चीज, जो हमने शौचालय का निर्माण किया, हमने भेदभाव नहीं किया, हमने मुसलमानों को भी शौचालय दिया। फिर प्रधानमंत्री योजना के तहत जो हमने घरों का आवास का निर्माण किया उसमें भी हमने दिया। जो हमने राशन मुहैया कराया या अभी तक करा रहे हैं, उसमें कोई मुसलमान का घर नहीं बोल सकता है कि मुझे राशन नहीं मिला है। और उसके अलावा जो हमने जन कल्याणी स्वास्थ्य योजना लागू किया, तो किसी मुसलमान को बाहर नहीं किया हमने। हमारे कसनी और करनी में अंतर नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपीज नहीं करेंगे, हम आपको सिर नहीं चढ़ाएंगे, आपको वहीं रखेंगे जहां दूसरा रखा है। एक समान, एक नजर से देखेंगे। डिसिप्लिन में रहिए, वंदे मातरम बोलना सीखिए, भारत माता की जय करना सीखिए। अगर इस मिट्टी का खाते हैं तो इस मिट्टी का कर्ज भी आपको उतारना होगा। ये कांग्रेस के लोग, वैसे भी हमने कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की थी, अब लगभग कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। ये 2 जगह टिके हुए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते आप खुद कांग्रेस युक्त हो रहे हैं सर। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तो आपकी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, कांग्रेस मुक्त की जगह आप खुद तो कांग्रेस युक्त हो रहे हैं, ये भी तो देख लीजिए। ऐसा है पल्लवी जी, हमारे यहाँ गंगा जमुना त्रिवेणी का संगम है, डिसिप्लिन है, कैडर है, जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो इस त्रिवेणी में आकर कोई भी आदमी, जब वाल्मीकि रामायण लिख सकते हैं, तो यहाँ आके कोई ठीक हो जाए नहीं हो जाए, ये आप कैसी परिकल्पना करती हैं? तो यानी कि विपक्ष चाहिए नहीं आपको देश में, विपक्ष नहीं चाहिए आपको देश में, आप ये कहना चाहते हैं सर? विपक्ष चाहिए, तो कांग्रेस मुक्त करेंगे तो विपक्ष कहाँ बचेगा? लेकिन पब में डिस्को करने वाला विपक्ष नहीं चाहिए। अच्छा, सड़कों पर जनता की मुद्दों से जूझता हुआ विपक्ष चाहिए। पार्लियामेंट में एक्सपोज, डिपोज एंड प्रपोज करने वाला विपक्ष चाहिए। ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो डिस्को करे और इधर से पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करे। आरबी उपाध्याय जी, अब बात ऐसी है कि इन मसलों का हल आप क्या देख रहे हैं सर? ये तो अभी ऐसा लग रहा है और बढ़ते ही जाएंगे, और फिर जो वाकई में मुख्य मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए वो गौण होते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा पल्लवी, ये बढ़ेगा, इस तरह का माहौल और तेजी के साथ बढ़ेगा। और आलोक जी जो कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा विपक्ष नहीं चाहते, तो आलोक जी के चाहने और न चाहने से विपक्ष खत्म नहीं हो जाएगा और सत्ता पक्ष बना नहीं रहेगा। ये फैसला जनता करती है, जनता की अदालत करती है। हम लोग टीवी चैनल की डिबेट में बैठकर ये फैसला करते हैं कि कांग्रेस को नहीं चाहती जनता, या उसको नहीं चाहती या उसको चाहती है। जनता की अदालत है और जनता सब कुछ बहुत नजदीकी से देखती है, ऑब्जर्व करती है। कांग्रेस को भी यही घमंड था कि विपक्ष कुछ नहीं होता, बिखरा हुआ विपक्ष है, और यही बीजेपी 2 सीट पे हुआ करती थी। तब सोचा भी नहीं होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है
समय है, परिवर्तनशील है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है पल्लवी। बदलाव हमेशा होते रहे, कभी किसी की एक की सत्ता नहीं रही है, और मेरे चाहने से या किसी प्रवक्ता के चाहने से कोई परिणाम नहीं बदल जाएंगे। तो चाहने को तो आलोक जी बैठे हैं, मेरे ख्याल से बंगाल में भी ये चाहा था कि टीएमसी खत्म हो जाएगी, वहां जनता बीजेपी को वोट करेगी और बीजेपी वहां सत्ता में आएगी, और मीडिया खूब दिखा रहा था। सिर्फ एक टीके ऐसा आदमी था जिसने कहा कि नहीं होगा ही नहीं, और वो मजबूती से अपनी बात रखी। तो ऐसा नहीं है कि जैसा हम कहते हैं वैसे ही परिणाम आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं होता है। संक्रमण का दौर है, हमने वो दौर भी देखा है, इस दौर को भी देख रहे हैं। वो दौर भी चला गया और ये दौर भी जाएगा, अच्छा समय आएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति से परे राजनीति संविधान के तहत हो, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो। आज हम देख रहे हैं संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ा रही है, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होती कि संवैधानिक संस्थाएं भी अपना दायित्व ईमानदारी के साथ जो निभाना चाहिए, उस तरह के परिणाम देखने में नहीं मिल रहे। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों ठीक हैं तो ठीक है, अगर दोनों में से एक भी कमजोर होता है तो फिर वो लोकतंत्र के लिए घातक होता है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए वहां सरकार कांग्रेस की है तो कोई जुर्म नहीं है, ये पाप नहीं है। वहां की जनता ने अगर मान लीजिए कांग्रेस को सत्ता दी है, कांग्रेस को चुना है, तो वहां की जनता का आप अपमान न करें। वो जनता मूर्ख नहीं है, उसने को सोच समझ के फैसला लिया होगा और सत्ता कांग्रेस को दी होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक परसेप्शन डेवलप कर लेना कि भाई नहीं विपक्ष खराब है, अरे भाई आजादी के इतने सालों बाद पक्ष विपक्ष आता जाता रहा, हमेशा एक पार्टी की सरकार न रही न रहेगी। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि देखिए, हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते रहे पल्लवी, वो गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली गई थी जम्मू कश्मीर में? वो गंगा जमुनी तहजीब वहां क्यों नहीं दिखाई दी? तो सैक्रिफाइस आप एक लंबे समय तक एक विशेष वर्ग से नहीं करा सकते। कहीं ना कहीं सबको बराबर रखना होगा आपको, और सरकारों की नजर में, संविधान की नजर में सब बराबर हैं। लेकिन हम संविधान से इतर अगर धर्म से देश को चलाने लगेंगे तो ये देश नहीं चलेगा। धर्म बहुत लंबे समय तक हम ये सोचें कि भी सारी प्रक्रिया धर्म के तहत हो, नहीं हो। संविधान विशेषज्ञों ने संविधान बनाया था, बहुत सोच समझ के बनाया था, उसमें सारी व्यवस्थाओं को समाहित किया था। लेकिन अब एक वर्ग विशेष चाहता है कि भी धर्म हमारे धर्म के अकॉर्डिंग सरकारें चलें, तो वो संभव नहीं हो पाए। और कांग्रेस के ऊपर तो वैसे भी मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप है वो लगता रहा है, जबकि ये कि वो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश समाज में उन्होंने की, एक प्रगति के रास्ते पर देश आगे बढ़ा, उसी का परिणाम है। हम कुछ भी कहें, लेकिन नकारा नहीं जा सकता कांग्रेस के योगदान को भी देश के विकास। आज हम जिस विकास को देख रहे हैं, मुझे खूब ध्यान है पल्लवी, जब कंप्यूटर आया था तो कितना विरोध हुआ था, आंदोलन हुए थे, यही सब पार्टियां विरोध करती थी। एक कंप्यूटर से पूरा 200 आदमी की नौकरी चली जाएगी, एक कंप्यूटर 200 लोगों की वो करेगा, और सब विरोध कर रहे थे। और आज हम संचार की क्रांति की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो किसी व्यवस्था के तहत पहुंचे हैं और एक विल पावर के तहत। जी पल्लवी। आदित्य त्रिपाठी जी, अब आपको मजबूत होना होगा सर। इस तरह से कमजोर रहकर या देश के बाहर इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा। असल मुद्दों से ध्यान जिस तरीके से भटक रहा है, धार्मिक और मजहबी विवाद जिस तरीके से देश में तूल पकड़ रहे हैं, ये सब खत्म करने के लिए विपक्ष को मजबूती से आगे आना होगा। मुख्य मुद्दे क्या हैं, जनता उन मुद्दों पर कैसे बात करे, उन मुद्दों पर कैसे वोट डाले, इस पर ध्यान आप लोग ही आकर्षित करेंगे। लेकिन आप अभी कमोबेश उतने मजबूत नजर नहीं आ पा रहे कि आप वाकई में मुख्य मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाए। देखिए, जहां भी हमारी सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो छत्तीसगढ़, वहां पे अभूतपूर्व काम वहां हमारी सरकारों ने किया। जैसे अभी आपने देखा पुरानी पेंशन बहाली हुई दोनों राज्य में। राजस्थान
सरकार ने 10 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है, चाहे वो जितना अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, सबके लिए 10 लाख का इलाज फ्री है। और आपने देखा अभी राजस्थान में पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी जहां भी सरकार है वो लोकहित और जनहित का कार्य कर रही है और उसी के आधार पे हम जनता के बीच जा रहे हैं। और रही बात, हम विपक्ष में हैं और बिल्कुल हमारा काम है कि हम लोगों को मुद्दे की तरफ लाएं। जैसे आज के प्रमुख मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और नारी सशक्तिकरण पे बात होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण, ये सब जो मुद्दे हैं इन पे बिल्कुल हमारा हमेशा फोकस रहा है और निश्चित तौर पे हम इन मुद्दों को लेकर लड़ते रहेंगे। ये कह देना कितना आसान है, हम लड़ते रहे हैं। आप अभी भी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं क्या आदित्य जी? 1 मिनट में आप अपनी बात तो खत्म कर दे रहे हैं लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। सर, आप इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान ही आकर्षित नहीं कर पा रहे। या तो आपको जीवन भर बस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रहना और इन्हीं की जनता से आपको मतलब है। मैं बोल रही हूँ सर, 5 राज्यों में चुनाव हुए, आप अपनी दुर्दशा देख लीजिए और लोगों को आप तब भी नहीं समझा पाए कि वाकई में देश में क्या मुद्दे होने चाहिए बातचीत के लिए। आपको अपनी स्थिति पता है कि आप कितने कमजोर हो चुके हैं, कि धार्मिक और मजहबी विवाद हमारे देश में तूल पकड़ रहे हैं लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नहीं। आप 2014 से पहले की तस्वीरें याद कीजिए सर, महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि आप लोगों को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और आज उस मुद्दे पर बात नहीं होती है। पल्लवी जी, पूरा देश देख रहा है और लोगों को आप ज्ञात नहीं है देख कि रहे हैं जिस ना तरह सर, से विपक्ष की भूमिका जिस क्या होती तरह है से वो आज आप नहीं देख पा रहे चौथा हैं। पूरा स्तंभ देश तो था पता नहीं क्या मीडिया। देख रहा है। देखिए, जिस तरह से चौथा स्तंभ था मीडिया और बस अब इसके घूम ऊपर फिर जो कर कह कॉर्पोरेट्स दीजिए का मीडिया हाथ बिक है, गया, मीडिया अब सही कॉर्पोरेट्स का तस्वीरें हाथ है, नहीं दिखा अडानी रहा और है। अंबानी का आप हाथ है। खुद क्या कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं, बताइए बिल्कुल जरा। दिखा रहा कभी है। समय निकाल कर आप इस बिल्कुल बारे दिखा में रहा है। चर्चा कीजिएगा सर कि आप विपक्ष में होने के नाते क्या कर पा रहे हैं। सारी जिम्मेवारी मीडिया, बीजेपी और धार्मिक मजहब विवाद, हिंदू संगठनों पर मत छोड़िए, आप अपनी भी जिम्मेदारी समझिए। संसद जब चल रही थी तो वहां हमने विरोध दर्ज कराया, संसद घेराव बहुत हुए, बढ़िया। खुद हमारे जितने एमपीज थे उन्होंने महंगाई का विरोध किया। लेकिन बात यह है कि चलिए, ठीक सरकार है। विपक्ष का आलोक आवाज जी, दबाना समय की कमी चाहती है है। सर, एक लाइन में आप अपनी बात खत्म कर दीजिएगा सर। मैं मेरा यही कहना है कि दंगाई चाहे हिंदू और बात से सहमत हूँ कि एक मजबूत विपक्ष एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने जो बात कही थी वो दम्भ ने नहीं बोला था, अपने कार्यों की बदौलत जनता के आशीर्वाद से बोला था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है। क्योंकि इनके पास जुझारूपन खत्म हो गया है। ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के लोग हो गए हैं, ये ट्विटर के लोग हो गए हैं, ये फेसबुक के लोग हो गए हैं। भारतीय लोकतंत्र में किसान 80% है। आपको सड़कों पे जूझना होगा, पसीना बहाना होगा, लाठियां खानी होगी। अभी वो एसी से बाहर तो निकले सर, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए अभी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है विपक्ष। बहरहाल समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।